नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो रिलीफ में आपका स्वागत है। आज हम एक लाइव चार्ट का प्रेडिक्शन की एक लाइव चार्ट की कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें मैंने प्लेनेट पॉजिटेड किए हैं। तो हम लाइव चार्ट के थ्रू देखते हैं किस प्लेनेट का पोजीशन, या लाइव चार्ट में प्लेनेट की पोजीशन के थ्रू हम ये कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह से कुंडली को स्टडी किया जाता है, क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं और किस तरह से कुंडली को जब हम चार्ट को स्टडी करते हैं तो क्या क्या पॉइंट हमें स्टार्टिंग में ध्यान में रखने हैं, और एक चार्ट को स्टडी कैसे किया जाता है। और इसमें आपके बहुत सारे वो भी कवर हो जाएंगे कि जो हम प्लेनेट बताते हैं किसी भाव में, जैसे कि सैटर्न का सेकंड हाउस पे, जुपिटर का 10th हाउस में, या सन मरकरी का 4th हाउस में, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह से आपके कुछ भाव में प्लेनेट का किस तरह से रिजल्ट करता है, तो इस लाइव चार्ट के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखें, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो चार्ट को स्टडी करने के, अगर कुछ आप स्ट्रगल कर रहे हैं देखने में या समझने में, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी इसमें सॉल्व होएगी। तो जो बेसिकली सबसे पहले जब आप चार्ट आप किसी कुंडली को जब आप लेते हो, तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपको सबसे पहले जो फर्स्ट इंडिकेशन आपको नोट करना है वो देखना है कि लग्न, चार्ट का लग्न कौन सा है। जो ये अगर आप बेसिक में, एडवांस में कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो उनको सबको ये चीज़ें फिर भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट हाउस है जो ये आपका, ये फर्स्ट हाउस कहलाता है, इसको हम लग्न बोलते हैं। यहाँ से काउंटिंग होती है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये चूंकि हमने जेमिनी एसेंडेंट का लिए एक चार्ट, ऐसे हम लोग सभी एसेंडेंट का, सभी लग्नों का एक लाइव प्रेडिक्शन, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के प्लेनेट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से चार्ट को स्टडी किया जाता है सभी लग्नों का। तो आज हम मिथुन जेमिनी एसेंडेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें मैंने प्लेनेट भी बिठाए हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस व्यक्ति का, मतलब ओवरऑल जो पहला पॉइंट है, हेल्थ है, फाइनेंस है, बिजनेस है और फैमिली बैकग्राउंड है। तो किस तरह से इसको हम लोग स्टडी किया जाता है, ये हम इसका प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट करना है कि आपको तीन चीज़ हमें देखनी है। कि सबसे पहले देखना है कि लग्न, उसके बाद देखना है फर्स्ट हाउस में प्लेनेट है या नहीं है, दो चीज़ मार्क कीजिए। फिर थर्ड, जो फर्स्ट हाउस का कारक है सन है, वो कहाँ पर है। ये तीन चीज़ आपको नोट करनी है। आप अभी एक बार दृष्टि पे मत जाइए, दृष्टि में हालांकि समझा दूंगा दृष्टि भी इसी चार्ट में, पर अभी आपको, क्योंकि चार्ट में देखो बहुत सारी चीज़ें एक साथ नज़र आती है, तो लेकिन सबसे पहले आपको जो फर्स्ट ग्लैंड, जो पहला पॉइंट आपको नोट करना है, पहले आपको लगन देखना है, फर्स्ट हाउस में प्लेनेट देखना है कौन सा है, खाली है या प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है या अशुभ प्लेनेट है, और सन का पोजीशन। आपको ये तीन चीज़ आपको नोट करनी है। शुभ प्लेनेट आपका जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, मून है, और आपके जो मेलेफिक प्लेनेट हैं वो शनि, राहु, केतु और मंगल, ये चार प्लेनेट हैं। सन को हम मानते हैं क्रूर ग्रह, हम उसको नेगेटिव नहीं मानते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप सबसे पहले ये जेमिनी एसेंडेंट है। अब चूंकि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए ये तीन तरह की जो 12 राशियां हैं, तो ये आपका ड्यूअल साइन बनता है, मतलब द्विस्वभाव की राशि है। द्विस्वभाव की राशि है। तीन तरह की राशि है, एक मूवेबल हो गया, एक फिक्स्ड हो गया, ड्यूअल हो गया। जो आपका मेष राशि है, कर्क है, तुला है और मकर है, ये हो गई आपकी मूवेबल। और फिक्स राशि में आपकी 2 5 8 11, मतलब वृषभ और सिंह, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, ये फिक्स साइन है। और आपकी मरकरी और वर्गो और सेजिटेरियस और पाइसेस, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये चार राशियां जो ड्यूअल साइन है, जो कि दोनों स्वभाव प्रदर्शित करती है, मतलब मूवेबल भी है, फिक्स भी है, इनमें दोनों तरह के कैरेक्टर है। तो पहले आपको ये इसको आइडेंटिफाई करना है। लगन से हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर हो जाती है, मतलब कि इसका जो ऑपरेटर है 3 नंबर का, वो मरकरी रूलर है 3 नंबर का और 6 नंबर का। तो अब आप 3 नंबर के हिसाब से आप इस व्यक्ति के स्वभाव का पता, मरकरी चूंकि बुध हम एक चाइल्ड के हिसाब से, एक बच्चे के हिसाब से उसको हम मेजर करते हैं कि बच्चे का जैसा स्वभाव होता है, इस व्यक्ति का स्वभाव एक चाइल्डलिश के समान होगा। और सेकेंडली, जो मिथुन लगन के व्यक्ति हैं, वो लगभग क्या है कि सभी क्षेत्र में, मतलब आप उनको किसी भी तरह का काम अगर आप देते हो तो वो कर पाते हैं, मतलब लाइक म्यूजिक है, डांस है, या बिजनेस है, अकाउंट है, कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, मतलब
ये जोडिएक की सबसे ऑलराउंडर साइन है, तो उसी से मैंने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ से कुछ चीज़ें आपकी बेसिक एक आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि इस तरह का कैरेक्टर व्यक्ति का निकलेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस में आपको देखना है प्लेनेट कौन सा है। अगर शुभ प्लेनेट है तो मतलब हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे हैं कि हेल्थ, अगर पहले हमें किसी का एनालिसिस करना है तो हम ये देखते हैं कि मंगल चूंकि आ गया तो एक जगह हमने नोट कर लिया मंगल आ रहा है। 3 चीज़ें मैंने बताई थी, लग्न कौन सा है, लगन पे प्लेनेट कौन सा है, और फिर सन का, और लगन लॉर्ड कहाँ पे है, और देन है सन का पोजीशन क्या है। ये है, पहले हम हेल्थ को डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट हाउस मिथुन लगन है और फर्स्ट हाउस में मंगल है, और थर्ड है लग्ने से मरकरी, थर्ड लॉर्ड है 4th हाउस में। तो और वो भी है एक्सोल्टेड है, मतलब कि अपनी उच्च राशि में। मरकरी की जो मूल त्रिकोण राशि भी कन्या राशि है, और मरकरी जो एक्सोल्टेशन है वो भी कन्या राशि में उच्च राशि में आता है। तो मतलब कि लग्नेश यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थिति के अंदर है, सन के साथ में है। हालांकि सन मरकरी का कॉम्बिनेशन है कंबस्ट का होता है, लेकिन मरकरी को आप जो रिजल्ट देने के हिसाब से आप कंबस्ट का रूल मरकरी और सन के हिसाब से नहीं लागू होता है, क्योंकि सन मरकरी एक बच्चा है ना। और लगभग चार्ट में आप ये देखोगे कि सन मरकरी या तो आपको जॉइंट में मिलेंगे, आगे पीछे मिलेंगे। वीनस सन मरकरी ये 2 प्लेनेट है जो सन के सबसे करीब करीब इनका जो सन के पास में है सबसे, है ना। तो अब इस व्यक्ति का अगर आपको हेल्थ का आइडिया लेना हो तो हेल्थ के हिसाब से अगर आप देखो तो मंगल के पास जो रूलरशिप है, फिर आप देखोगे कि मंगल जो प्लेनेट है, हमने 3 चीज नोट कर ली। हमने देख लिया जेमिनी असेंडेंट है, और जो लगन लॉर्ड है वो 4th हाउस में है, और मंगल 1st हाउस में है। ये 3 चीज नोट कर ली। अब हमें हेल्थ का आइडिया लगाने के लिए पहले मंगल को देखो कि मंगल की रूलरशिप, मंगल कौन कौन से हाउस का रूल कर रहा है। मंगल यहाँ पे एक तो 6th हाउस को रूल कर रहा है, एक 1st हाउस को रूल कर रहा है। मतलब ये भाव जो है दो स्थान हो गया 6, 8, 12, मतलब नेगेटिव है। तो एक राशि मंगल की यहाँ पे 6th हाउस में पड़ रही है, एक आपकी पड़ रही है 11th हाउस में, जो कि आपका डिजायर का है, विश फुलफिलमेंट का है। तो दैट मीन्स है कि इस व्यक्ति की 2 चीज फेवरेबल है, मतलब एक इसका लग्नेश बहुत अच्छा है, और एक सन भी 4th हाउस में मतलब अच्छी पोजीशन में है। तो दैट मीन्स हो गया कि 70-80% इस व्यक्ति का हेल्थ है जो बैलेंस्ड रहेगा। 20% छुटपुट प्रॉब्लम रह सकती है। ओवरऑल इस पे कोई मतलब इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस नजर नहीं आ रहा। ये चीज होगी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम देखते हैं जो अब मिथुन लगन के हिसाब से हमने पहले थोड़े बहुत कैरेक्टर, अब हमें भाव का हमने देख लिया कि प्रथम भाव चूंकि आपका रिप्रेजेंटेशन है, आपकी बुद्धि है, आपका कैरेक्टर है, और आपके बोलने का स्टाइल है, या ये जो 1st हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो दैट मीन्स हो गया अब मंगल जैसा प्लेनेट है जो 1st हाउस में बैठा है, तो मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि 1st हाउस में मंगल है, मतलब ये इस व्यक्ति को जो क्रोधित, जो 1st हाउस में अगर मंगल है तो गुस्से वाला व्यक्ति होएगा और एग्रेसिव नेचर होएगा, क्योंकि मंगल एग्रेसिव को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्शनेबल प्लेनेट है, एग्रेसिव प्लेनेट है। तो ये व्यक्ति क्विक मतलब एक्शन लेने वाला व्यक्ति होएगा। ये 1st हाउस से हम लोग मंगल का इस तरह से हम ये ओवरऑल सभी चार्ट में अगर आप मंगल का 1st हाउस में पोजीशन देखते हो किसी भी चार्ट में, तो ये ओवरऑल प्रेडिक्शन सबका लगभग सिमिलर बैठता है 1st हाउस में। नाउ अब आप आओ 2nd हाउस पे। 2nd हाउस में है शनि। तो शनि 2nd हाउस में जब होता है तो 2nd हाउस आपके स्पीच को दिखाता है, आपके फूड को दिखाता है, और आपका कुटुंब है, और आपकी वेल्थ है, आपकी सेविंग्स है, आपके गोल्ड, आपके इन्वेस्टमेंट, ये सारा, और आपका पूरा फैमिली है 2nd हाउस। मैरिज भी 2nd हाउस से भी देखते हैं, तो ये सारा 2nd हाउस दिखाता है। अब 2nd हाउस में आपके प्लेनेट आ गया सैटर्न। तो 2nd आ गया मतलब सैटर्न प्लेनेट है डिले का और ऑब्स्टेकल का, चैलेंजेस का। तो दैट मीन्स है कि अब चूंकि 2nd हाउस आपका बचपन है, 1st हाउस में आप यहाँ पे बोर्न हो, 2nd हाउस आपका बचपन है। तो दैट मीन्स है कि आप जो फर्स्ट ग्लेंस आप सैटर्न को ये बोल सकते हो कि जो बचपन का जो पीरियड 2nd हाउस में जिनका सैटर्न रहता है, उनका जो बचपन है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल से गुजरता है। आप ये फाइनेंशियली चैलेंजेस कह सकते हैं, या पढ़ाई में रुकावट, या पढ़ाई में तकलीफ़ें, और
फाइनेंस भी, सेकंड हाउस फाइनेंस का है, तो फाइनेंस स्ट्रगल इस व्यक्ति को बचपन में देखने को मिल सकते हैं। शनि का जो मैच्योरिटी एज हम बताऊंगा 35, 35, 36 के बाद में चीज़ें क्लियर होती है, लेकिन जो बचपन जो देखा जाता है सेकंड हाउस का, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल हो गया। सैटर्न प्लस सैटर्न डिले का भी कारक है, तो इस व्यक्ति को जो इनकम का जो गेन है वो थोड़ा डिले होके इसको व्यक्ति को गेन सैटर्न को मिलेगा। फिर आता है फूड। तो फूड में क्या है, अब देखिए फूड में यहाँ पे सिचुएशन बदल जाती है। फूड में वैसे सैटर्न अगर सेकंड हाउस में हो तो फूड का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा स्पाइसी, या आप कह सकते हो कि एडिक्शन टाइप का व्यक्ति को हो सकता है अगर सैटर्न। अब चूंकि इसमें मॉडिफिकेशन ऐसे हो जाएगा, अब हम यहाँ पे दृष्टि काउंट कर रहे हैं, जुपिटर का दृष्टि है। जुपिटर देखिए यहाँ पे, जुपिटर यहाँ पे 10th हाउस में प्लेस्ड है। फूड को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे फूड को कंसिडर करने से हमें थोड़ा दृष्टि को भी नजर देख लेना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट वैसे नॉर्मली अगर सैटर्न पे अगर कोई दृष्टि, जुपिटर का दृष्टि नहीं आ रहा है, दैट मीन्स है कि उस व्यक्ति में कुछ न कुछ एडिक्शन व्यक्ति को देखने को मिलेगा। पर चूंकि और वाणी में जो उसका जो बोलने का स्टाइल होगा वो हर्ष होगा। सैटर्न वाणी को थोड़ा सा ना हर्ष बनाता है, पर चूंकि यहाँ पे जुपिटर का दृष्टि इस पे सेकंड हाउस पे आ रहा है, 5th एस्पेक्ट आ रहा है, आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स है कि जो अब जुपिटर की ब्लेसिंग आ गई। मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी कि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट है वो बहुत ही ब्लेसिंग वाला एस्पेक्ट है, क्योंकि जुपिटर जहाँ पे खुद बैठता है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी उतनी मजबूत नहीं मिलती जितने उसके एस्पेक्ट पावरफुल हैं। 7th एस्पेक्ट भी है, 7th एस्पेक्ट इसका 4th हाउस पे आ रहा है, 5th एस्पेक्ट आपका सेकंड हाउस पे आ रहा है। अभी हम देख रहे हैं वाणी, तो इस व्यक्ति का वो प्रॉब्लम जो मैंने बताया स्पीच वाला प्रॉब्लम, वो अब उतना हर्ष नहीं मिलेगा, बल्कि ये व्यक्ति सॉफ्ट स्पोकन मिलेगा, ब्लेसिंग वाला व्यक्ति मिलेगा। मतलब ये जो बात बोलेगा उसमें जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेगी। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। सेकंड हाउस में शनि का बता दिया, फाइनेंशियल स्ट्रगल, फाइनेंशियल चैलेंजेस इस व्यक्ति को देखने को मिल सकते हैं। अब हम राशि को कनेक्ट करते हैं, भाव सेकंड को सैटर्न से कनेक्ट करते हैं। अब राशि यहाँ पे 4 नंबर की राशि है, 4 नंबर की राशि मून की राशि है, मतलब कि जो इनकम है वो है मून, चूंकि 2.5 दिन में एक राशि क्रॉस करता है ना, सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट मून है, तो दैट मीन्स है कि जो इनकम का है वो फ्लक्चुएट रहेगा, मतलब एक कांस्टेंट इनकम नहीं है, फ्लक्चुएशन इनकम का जो है वो योग बनता है। अब आते हैं हम थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है, आपके डिजायर हैं, आपके डेली थॉट हैं, आपके जो छोटे भाई बहन का है, और आपका करेज है। तो अब वीनस जैसा प्लेनेट आपका थर्ड हाउस में है और यहाँ पे राशि पड़ रही है 5 नंबर की। ठीक, अब थर्ड हाउस में अगर आप इसको हम थर्ड हाउस को अगर बिठाएंगे, वीनस प्लेनेट थर्ड हाउस में बैठा है, दैट मीन्स ये हो गया। अब चूंकि हम कारक, मैं कारक भी क्लियर कर देता हूँ। देखो इस प्रिडिक्शन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो सेकंड हाउस का कारक भी जुपिटर है और थर्ड हाउस का कारक है मंगल। अब मंगल और वीनस का जो युति हो रहा है, दैट मीन्स है कि जो इस व्यक्ति का जो झुकाव है, वीनस जैसी एक्टिविटी, इसके जो डिजायर हैं, जो इसकी जो वीनस आपका जो जितने भी आपके वाद्य यंत्र आते हैं, संगीत आता है, वीनस आपकी वेल्थ है, वीनस आपका स्पाउस भी है, और वीनस आपकी लग्जरी है, तो ये सब वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो दैट मीन्स है कि इस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है, या क्योंकि आपकी डिजायर भी हैं, आपके जो करने की चाह है वो भी वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो इस व्यक्ति का जो झुकाव है वो इन सब चीजों के प्रति रहेगा। ये आपका थर्ड हाउस का हो गया। कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया मतलब सॉफ्ट, क्योंकि वीनस जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो थोड़ी सॉफ्ट करता है, तो इस व्यक्ति का जो बोलने का तरीका होगा वो भी सॉफ्ट रहेगा। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस आपका मदर है, आपका डोमेस्टिक पीस है, आपकी लैंड है, आपकी व्हीकल्स हैं, तो ये सब प्रॉपर्टी, ये सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अब फोर्थ हाउस में मरकरी और सन का है। अब मरकरी और सन है तो ये बुध आदित्य योग भी बनता है, ये भी ध्यान रखें, इसमें योग भी क्लियर हो रहे हैं, बुध आदित्य योग भी बन रहा है। दैट मीन्स है कि जो फोर्थ हाउस का पोजीशन है वो भी इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब कि इस व्यक्ति को जो मकान या व्हीकल या फाइन जो भी चीज़ें हैं वो आराम से, सभी चीज़ें इसको आराम से उपलब्ध हो जाए इस व्यक्ति को। प्लस आप देखिए लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, मतलब इस व्यक्ति का जो पीस ऑफ माइंड है,
लगन लॉर्ड जहाँ पे बैठता है व्यक्ति उससे कनेक्ट होता है। तो इसका मतलब इसका जो मेन जो फोकस लाइफ का है वो एक घर के इन्वायरमेंट में इसको पीस इस व्यक्ति को फील होएगा। अब हम सन को अगर सन का प्रोडिक्शन देखते हैं कि सन का क्या है, तो जो मदर का हाउस है, 4th हाउस मदर का भी है, तो जो मदर का जो नेचर होएगा वो एक अथॉरिटी, क्योंकि सन अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मदर का नेचर होएगा, मदर इनके हाउस में होगी जो एक लीडर का रोल प्ले करेगी। और मतलब एक कहते हैं ना कि फैमिली में मदर लीडरशिप का रोल, मतलब मदर गाइड करेगी, मदर फैमिली को चलाएगी। ये आपका 4th हाउस हो गया। नाउ वी कम टू द 5th हाउस। अभी मैं देखो दृष्टि भी आ रही है आपके पास, मैंने कुछ योग भी बताए हैं, प्लस मैंने हर हाउस के प्रोडिक्शन बता रहा हूँ। 5th हाउस पे आ रहे हैं। मून 5th हाउस में बैठा है। मून 5th हाउस में बहुत बेस्ट पोजीशन है, मतलब मून 5th हाउस आपके बच्चों का है, आपकी एजुकेशन है, आपकी बुद्धि है, मंत्र है, आपके लव अफेयर्स हैं, रोमांस हैं, ये सारे 5th हाउस है। अब मून एक चंचल प्लेनेट है ना, और प्लस मून जो एजुकेशन के लिए भी ठीक है और मंत्र साधना के लिए भी ठीक है। अब मून का जो एस्पेक्ट है, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट है जो आ रहा है आपका 11th हाउस पे, तो गेन के हिसाब से भी पॉजिटिव फेवर है, क्योंकि एक शुभ प्लेनेट की दृष्टि आपके 11th हाउस पे जा रही है जो आपके गेन का है। तो कि इनकम का सोर्स भी आपका फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन रहेगा, मतलब ठीक रहेगा। प्लस आपकी एजुकेशन के लिए ठीक है। और यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि इसका जो मतलब जो पढ़ाई का जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपका मंत्र साधना में हो गया, ज्योतिष में हो गया, ओकल्ट में हो गया, और एंटरटेनमेंट हो गया, क्रिएटिव फील्ड, क्रिएटिविटी को भी 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है, तो ये व्यक्ति क्रिएटिव नेचर का होगा। ये हो गया आपका 5th हाउस का। 6th हाउस, राहु बेस्ट पोजीशन माना गया 6th हाउस में कोई भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए। राहु का 6ठे भाव में बैठना, मतलब कि 6ठा भाव आपका डिजीज का है, आपके डेप्ट का है, कॉम्पिटिटिव का है, आपके जो एनिमी है उनका है। तो लाइफ में अगर इस तरह का होता है, अगर कोई घटना घटती भी है, तो ये व्यक्ति ओवरकम करने में कोई भी अगर हेल्थ चैलेंजेस भी आते हैं या फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल भी आते हैं लाइफ में, कोई भी तरह का, तो ये व्यक्ति उसको ओवरपावर करने में सक्षम है। ये आपका 6ठे भाव का प्रेडिक्शन हो गया। 7th हाउस, अब आप देखिए 7th लॉर्ड है, जुपिटर की 2 राशियां हैं, धनु और पाइसेस। अब 7th लॉर्ड है आपका 10th में, तो ये प्रेडिक्शन बनता है कि जो अब यहाँ से आप है ना, जो इस 7th लॉर्ड से आप अपने स्पाउस का भी नेचर पता लगा सकते हो कि आपका 7th लॉर्ड कौन है, तो आपका स्पाउस का नेचर क्या रहेगा। आप राशि के आधार पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आपके स्पाउस का नेचर कैसा रहेगा या स्पाउस आपको कैसा मिलेगा, है ना। तो 9th मतलब होगा कि जो आपका स्पाउस होगा वो रिलीजियस एक्टिविटी वाला होगा, प्लस उसको कुछ धार्मिक नॉलेज या धर्म में उसकी एक्टिविटी रहेगी। प्लस चूंकि 9th जो 7th लॉर्ड है वो आपका 10th में गए, तो ये आपका बिजनेस में भी आपका जो स्पाउस है वो आपका साथ पार्टनर में साथ मिलके वो काम करेगा। तो ये 7th हाउस का प्रेडिक्शन हो गया। अभी देखिए 7th हाउस पे अब एक इसमें मैं मिस कर गया, मैं बता देता हूँ, मंगल दोष भी बन रहा है। मंगल दोष पता है आपको, 1, 4, 7 और 8 और 12, 1, 4, 7, 8, 12, इन घरों में अगर मंगल हो तो मंगल दोष भी बनता है। तो मंगल दोष बन रहा है, मंगल चूंकि 7th को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो मैरिज लाइफ में छोटा मोटा, क्योंकि बाकी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है 7th हाउस पे। आप देखिए केवल मंगल का दृष्टि आ रहा है ना, बाकी सैटर्न का दृष्टि मैं बता देता हूँ। सैटर्न का एस्पेक्ट 1, 2, 3 4th हाउस पे आ रहा है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7th एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहा है, 8, 9, 10 10th एस्पेक्ट आ रहा है आपका 11th हाउस पे। ये 3 7th हाउस पे कोई ज़्यादा मेलेफिक नहीं है, तो दैट मीन्स है कि ओवरऑल मैरिज का प्रेडिक्शन आप कह सकते हो कि भाई इस व्यक्ति का मैरिज को लेके कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। इस तरह से 7th हाउस पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, 7th हाउस पे कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए, तो फिर लाइफ में कुछ मैरिज को बोल के चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सब चीज़ों से इतना मेलेफिक 7th हाउस है नहीं, प्लस यहाँ पे कोई प्लैनेट भी नहीं है, प्लस जुपिटर रूलर है 7th लॉर्ड का, तो एक पॉजिटिव फेवर बन रहा है। 8th हाउस आपका हम 8th हाउस का यहाँ पे देखते हैं। 8th हाउस में चूंकि अगर एक ये भी है, ठीक रहता है कि अगर 6, 8, 12 में
आपके या तो ये खाली हों या इनमें मेलेफिक प्लेनेट हो तो ज़्यादा ठीक रहता है। बाकी केंद्र में ये केंद्र हाउस होते हैं 1, 4, 7, 10 और 1, 5, 9 ये त्रिकोण होते हैं। यहाँ पे शुभ प्लेनेट होने चाहिए, यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लेनेट ना हो तो चार्ट आपका बैलेंस रहता है। और 6, 8, 12 में अगर मेलेफिक प्लेनेट हो तो ठीक माना जाता है। अब चूंकि 8th हाउस खाली है तो दी बेस्ट है। आपके भी अगर 8th हाउस में प्लेनेट नहीं है तो बढ़िया है। अब चूंकि यहाँ पे वो भी बता देंगे आपको कि हम 8th हाउस में प्लेनेट लेके भी स्टडी कर लेंगे। अब चूंकि 8th हाउस खाली है तो ठीक है, पर अब 8th हाउस आपका लॉन्जिविटी है, आपका इनहेरिटेंस है, इन लॉज हैं। तो अब लॉन्जिविटी के हिसाब से हम एक आइडिया लेते हैं कि सैटर्न चूंकि डिले का कारक है, तो अब हम ऐसे तो देखो ज्योतिष में सभी चीज़ों का प्रेडिक्शन होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लॉन्जिविटी का चूंकि ये एस्पेक्ट कर रहा है, 7th एस्पेक्ट आपका सैटर्न का इस पे आ रहा है आपका 8th हाउस पे, तो लॉन्जिविटी भी ठीक ठाक का प्रोडिक्शन आप कर सकते हो सैटर्न का जहाँ पे एस्पेक्ट आ रहा है 8th हाउस पे। 9th हाउस पे भी आपका 9th भी शनि का ही है, ये भी खाली है। अब आप देखिए वीनस इसको एस्पेक्ट कर रहा है, 7th एस्पेक्ट वीनस का आ रहा है 9th हाउस पे, तो मतलब भाग्य का जो कंट्रोल होगा। अगर किसी हाउस में प्लेनेट नहीं हो और किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट आ रहा हो तो आप ये समझ लीजिए उसका कंट्रोल आ गया वीनस के हाथ में। सारा कंट्रोल अब आप वीनस कंट्रोल करेगा इस हाउस को, एस्पेक्ट कर रहा है। वीनस आपका यहाँ का 3rd हाउस में बैठा है और 7th एस्पेक्ट आपका 9th है, तो 9th तो व्यक्ति धार्मिक गतिविधि में भाग लेने वाला या धार्मिक यात्राएं करने वाला, क्योंकि 9th हाउस आपके भाग्य का है, फादर का है, आपकी हायर एजुकेशन का है और आपकी ट्रैवलिंग का है। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। 10th हाउस आपके कर्म का है। अब 10th हाउस में देखिए जुपिटर मीन राशि में है और अपनी खुद की राशि में है, तो ये भी एक योग बनता है। अगर जुपिटर मीन राशि में खुद की राशि में है तो एक पंच महापुरुष योग भी बनता है। तो 10th हाउस में है तो दैट मीन्स है कि अब इसका कर्म का डिसाइड हम किस तरह से करेंगे कि ये व्यक्ति अगर मान लो जैसे जुपिटर विजडम का कारक है, या कोई प्रोफेसर है, टीचिंग है, या कोई उपदेशक है, या ज्योतिष है, या कोई धार्मिक है, इस तरह का अगर कोई व्यक्ति इस प्रोफेशन में, इस तरह के प्रोफेशन में रहता है तो उस व्यक्ति को जो सक्सेस की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब हम 11th हाउस होता है। 11th हाउस पे आपकी राशि आ रही है, 1 नंबर की, प्लेनेट नहीं है, 1 नंबर की राशि है, मून एस्पेक्ट कर रहा है 11th हाउस को। गेन का मैंने बता दिया था कि गेन ठीक ठाक रहेगा चूंकि 1 नंबर है। अब जो मेष राशि है, मेष राशि इनिशिएटिव वाली है और एक ब्रस्ट वाली अचानक, तो जो मनी का जो फ्लो है वो मतलब कि आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि सडन गेन होएगा, क्योंकि 1 नंबर की राशि में आप कभी मेजर कर लेना, आपकी राशि में कहीं भी मेष राशि हो तो आप एक तो इनिशिएटिव लेने वाले होंगे, आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे, और एक सडन ब्रस्ट आता है जो 1 नंबर की राशि जहाँ पे पड़ती है मेष राशि। तो दैट मीन्स है कि 11th हाउस पे अगर 1 नंबर की राशि आ रही है, मतलब कि जो इनकम का फ्लो है वो मतलब एक सडन इनकम, मतलब कॉन्स्टेंटली एक फ्लो नहीं रहेगा, एक ब्रस्ट टाइप का एक देखने को मिलेगा। और चूंकि 11th हाउस के फ्रेंड्स का भी है, आपके सोशल सर्किल का भी है, और मेष राशि है आपके एक, अब इस पे आप देखिए सैटर्न का एक एस्पेक्ट आ रहा है, 10th एस्पेक्ट आ रहा है ना। तो दैट मीन्स है कि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियली चैलेंजेस भी इस व्यक्ति को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 10th एस्पेक्ट आपका सैटर्न का 11th हाउस पे आ रहा है। तो ये प्रेडिक्शन आपका 11th हाउस का बनता है। अब आपका 12th हाउस में आपका केतु है। 12th हाउस आपका मोक्ष और मेडिटेशन और हॉस्पिटल, मेडिकल, ये सब 12th हैं। आपकी जो बेडरूम लाइफ है ये सारे 12th हाउस है। तो 12th हाउस में अगर केतु जैसा प्लेनेट है तो बेस्ट पोजीशन मानी गई है। केतु अगर 12th हाउस में हो तो ये मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा पोजीशन केतु का जो 12th हाउस में माना गया है। तो ये इस तरह से हमने एक चार्ट का प्रोडिक्शन किया, सभी हाउस में हमने दृष्टि भी देखा है, दृष्टि भी काउंट किया। मैंने जुपिटर का, सैटर्न का भी आपको दृष्टि बता दिया, मंगल का 7th एस्पेक्ट बता दिया, सन मरकरी के पास 7th एस्पेक्ट है जो 10th हाउस को देख रहे हैं। मतलब कि मंगल, जुपिटर, शनि के पास 3 स्पेशल एस्पेक्ट हैं। सैटर्न के पास में आपका 3रा, 7वां, 10वां, जुपिटर के पास में आपका 5th, 7th और 9th, और मंगल के पास हैं 4था, 7वां, 8वां। ठीक है, 4, 7, 8 ये तीनों के 3 स्पेशल एस्पेक्ट हैं, बाकी सबके पास 7वां एस्पेक्ट है।
राहु केतु का एस्पेक्ट हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये इस तरह से एक व्यक्ति का हमने देख लिया किस तरह से फाइनेंशियल है, किस तरह से हेल्थ रहने वाली है, क्या यह प्रोफेशन करेगा या किस तरह इसका लाइफ जो है। जो अब हम थोड़ा सा एक दशा के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि दशा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेशक चाहे आपकी कुंडली में योग बन रहे हो कि या नहीं अच्छे बन रहे हो, लेकिन अगर दशा सपोर्ट नहीं कर रही है तो दैट मीन्स है कि योग एक्टिवेट नहीं होगा। तो दशा का रोल में अब आपको मैं दशा के लिए बता देता हूं कि मंगल का जो दशा है वो काफ़ी क्रिटिकल है इस व्यक्ति के लिए, बिकॉज क्योंकि मंगल यहाँ पे देखिए आपका एक तो 6th लॉर्ड एक्टिवेट कर रहा है और एक आपका 11th हाउस को, ये भी एक गेन भी है, साथ में एक ग्रीडी लालच का भी भाव है जो 11th हाउस है। तो 6ठे और 11वें भाव को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब कि डिजीज है, एनिमी है, डेप्ट है, उनको एक्टिवेट कर रहा है। तो ये मंगल का जो दशा है वो मतलब कोई खास फेवरेबल नहीं जाने वाला है। अब हम देखते हैं मरकरी का दशा। मरकरी का चूंकि मरकरी लग्नेश भी है, लगन लॉर्ड भी है, तो जो मरकरी का जो अगर इसको दशा मिलती है मरकरी के पीरियड की, तो मरकरी का पीरियड के अंदर इस व्यक्ति को 17-18 साल का मरकरी का पीरियड है जो कि दी बेस्ट पीरियड माना गया। सन भी यहाँ पे ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये दशा भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैंने एक छोटा सा एक आपको रिप्रेजेंटेशन दिया एक जेमिनी एसेंडेंट का सभी लग्नों के हिसाब से। आप इसको जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इसमें दृष्टि है, कुछ योग भी मैंने बताए हैं, और केंद्र, त्रिकोण, और कुछ ये राशि मूवेबल, फिक्स, ड्वेल, और सब प्लेनेट का करेक्टर हाउस वाइज भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम जो नेक्स्ट है उसमें हम अलग एसेंडेंट लेंगे, अलग लॉर्ड का पोजीशन लेंगे, उस हिसाब से एनालिसिस करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम इसको शेयर करें। और वैसे नॉर्मली मैं मेरे चैनल में सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन चूंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आपके लिए एक बेटर वीडियो आपको तैयार कर सकूं। और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लास्ट वीडियो जो आपने देखे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो अच्छा रिस्पांस जो मेरे को मिला है, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी अच्छी जानकारियाँ मैं आगे भी दे सकूं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीबॉडी।